Caralho.
धीरे।
वन में हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम के बारे में और आरएनए के बारे में, राइट। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ओके। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स का क्या मतलब है, लेट मी शो यू अगेन। ये हेलिक्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्व्स है ये हेलिक्स है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का ये डबल हेलिक्स होता है, क्योंकि एक हेलिक्स ये आ रहा है, दूसरा हेलिक्स ये आ रहा है, राइट। उसके बाद ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो बेस पेयर है ये नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड एडेनिन। ये आप याद रखेंगे पैटर्न, ए, टी, जी एंड सी। ये अभी आगे काम आएगा जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, या हम आगे अमीनो आगे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये एटीजीसी आपको फिर याद आएगा। तो डीएनए का ये स्ट्रक्चर है जिसके जो डबल हेलिक्स होता है, उसकी जो बैकबोन है शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, और 4 नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते हैं, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ डीएनए है, 3 टाइप के। उनमें से पहला है बी डीएनए, ए डीएनए एंड जेड डीएनए। तो 3 टाइप के डीएनए होते हैं, ठीक है। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए इन तीनों के बारे में। सपोज हेलिकल हेडनेस, हेलिकल हेडनेस का मतलब है किस साइड हेलिकल है। तो अगर हम बी और ए डीएनए की बात करेंगे तो ये राइट हैंडेड साइड है, ठीक है, राइट हैंडेड इसका हेलिकल है। और अगर हम जेड की बात करेंगे तो ये लेफ्ट हैंडेड है, राइट। ऐसे ही इसका डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, ये होता है डायामीटर। इन हेलिक्स के बीच में जो स्पेस है कितना डायामीटर है, तो उसका डायामीटर कितना है। बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न, इसका क्या मतलब है, बेस पेयर्स क्या मैंने बताया था, ये बेस पेयर्स है, ये बेस पेयर्स है, ठीक है। पर हेलिकल टर्न, ये एक हेलिक है, जब ये एक ऐसे टर्न लेगा तो एक टर्न हो गया, तो इस एक टर्न के बीच में कितने बेस पेयर्स है, राइट। तो कितने बेस पेयर्स है, बी डीएनए में 10 होंगे, ए में 11 होंगे और जेड में 12 होंगे। तो ऐसे ही ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, बीच में सेंटर में एक है ये सर्कुलर, ये सेंट्रोमियर है। और क्रोमोसोम के टॉप में और बॉटम में टीलोमियर है, राइट। और इसके 2 आर्म्स है, 2 शॉर्ट आर्म्स है, ये छोटे आर्म्स है इसके, और ये 2 लॉन्ग आर्म्स है, राइट। और इसके अंदर आप ये व्हाइट पार्टिकल्स देख रहे हैं, दिस इज क्रोमैटिड। तो ये हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। फिर हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्स में, राइट। पेयर्स आप लोग समझते हैं, 23 के पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं, राइट। तो 23 + 23 करेंगे आप तो टोटल नंबर 46 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, सेम है सबके लिए। और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अलग होता है, जिसे या तो एलोसोम कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। और कैसे डिफरेंट है, मेल में जो ये सेक्स क्रोमोसोम है वो होगा XY, और फीमेल में होगा XX, राइट। तो ये हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। फिर हमने पढ़ा था कि एक चाइल्ड का जेंडर कैसे डिसाइड होता है, राइट। तो इसको भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्योंकि फीमेल्स में क्या होगा, फीमेल्स में 2 क्रोमोसोम होते हैं X और X, मेल में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं X और Y। तो मेल में तो अलग क्रोमोसोम है, जब क्रॉसिंग होगी, सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो अगर मेल से X क्रोमोसोम आता है तो बेबी का जेंडर होगा गर्ल, देयर विल बी द गर्ल चाइल्ड। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास तो X क्रोमोसोम ही है, मेल के पास 2 अलग क्रोमोसोम है, एक X है एक Y है, राइट। तो अगर यहाँ से X आता है तो यहाँ से तो X ही आएगा, तो इट विल बी XX। और तो चाइल्ड का जेंडर क्या होगा, फीमेल, देयर विल बी द फीमेल। अगर यहाँ से Y क्रोमोसोम आता है तो यहाँ से तो X क्रोमोसोम ही आएगा, तो क्रॉस बन जाता है XY, तो देयर विल
चाइल्ड होगा वो मेल होगा, राइट? तो कभी भी मदर्स या गर्ल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है जेंडर के लिए, फादर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लॉजिकली फादर्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, राइट? उन्हें नहीं पता कौन सा क्रोमोसोम आएगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि कैसे जेंडर डिसाइड होता है, क्योंकि फीमेल्स के पास एक्स एक्स भी है, मेल्स के पास एक्स और वाई है। अगर यहाँ से भी एक्स आएगा तो एक्स एक्स विल बी फीमेल, और यहाँ से वाई आएगा तो देयर विल बी द मेल, राइट? उसके बाद हमने आरएनए पढ़ा। आरएनए भी 3 तरीके से होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है? आरएनए के भी 3 टाइप्स है। पहला एमआरएनए, ये है एमआरएनए। दूसरा टीआरएनए, और तीसरा आरआरएनए, राइट? ये स्ट्रक्चर है एमआरएनए का, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, और ये आरआरएनए का स्ट्रक्चर है जो आपको आना चाहिए। इनके काम क्या है? ये प्रोटीन को एनकोड करता है। किसी ने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोड प्रोटीन? एनकोड प्रोटीन का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द जीन टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड दैट फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोटीन। मतलब इनका काम है प्रोटीन बनाना, राइट? तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड का सही सीक्वेंस देना बहुत जरूरी है। तो अमीनो एसिड के ऊपर कुछ सीक्वेंस होते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो सही सीक्वेंस के साथ जाकर सही प्रोटीन बने, ये इसका काम है, ठीक है? फिर ये है टीआरएनए। टीआरएनए का क्या काम है? एक अडेप्टर की तरह काम करता है एमआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में, क्योंकि यही मिलके प्रोटीन बनाने वाले हैं, राइट? और जो आरआरएनए है वो बनाता है राइबोसोम, ठीक है? तो ये इनके फंक्शंस है। चलिए अब यूनिट 2 देखते हैं। तो यूनिट 2 इन दिस वी विल गोइंग टू कवर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, genetic engineering, restriction enzymes, vectors and the plasmids. Okay, so we will going to cover all these things in our unit 2. So this is the genetic engineering, right? So students, I will repeat in Hindi or in English also, right? So please try to understand. Just give me a minute. So what is the meaning of genetic engineering? So the genetic engineer, what it does? See, आप ये पिक्चर देखिए, इसमें हमने क्या किया? सपोज ये डीएनए है, राइट? तो इस डीएनए के एक पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। अब अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? ऑल्टरेशंस हो जाएंगी, राइट? अब हमारे अंदर एक डीएनए है, उस डीएनए की वजह से हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है? अब अगर मैं उस डीएनए में ऐसे ऑल्टरेशंस कर दूं, यहाँ से एक पार्ट निकाल दूं और यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूं, तो ऑल्टरेशंस आएंगी, राइट? तो ये बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, राइट? So Tamil students, for you I will repeat it in English, right? So what is genetic engineering? It is the direct manipulation of an organism's DNA, right? To introduce, remove or alter the genes to changing its characteristics. So basically with the help of the genetic engineering we can alter the characteristics of an organism, right? अगर मुझे किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उसके डीएनए में चेंजेस कर सकती हूँ, कि कोई चीज रिमूव कर सकती हूँ, कोई चीज नई ऐड कर सकती हूँ, राइट? तो दिस इज बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे यूजेस हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काम आते हैं, वैक्सीन्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, राइट? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, किसी को कोई क्रोमोसोम डिसऑर्डर हुआ है, किसी को कोई जीन डिसऑर्डर हुआ है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव दैट ऑल्टर्ड जीन फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी so that we can treat the patient, right? हम क्या कर सकते हैं? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उस खराब जीन को निकाल सकते हैं, राइट? या कोई अच्छा जीन इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग है, राइट? दिस इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टूडेंट्स? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बेसिकली मतलब है कि यहाँ से हमने इतने हिस्से को काट दिया और इसको अलग कर दिया, राइट? आप ये देख सकते हैं बट वी कैन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? वी कैन इजीली कट डाउन अ पोर्शन, राइट?
so that we can done the alterations. You can see AATC, CCTGA, तो भी हमने इसको अलग कर दिया, AATC, CCTGA, and this portion is separated, right? This G is separated, and this portion CTTAA, CTTAA. So what we do, we separate these, so both these two sections to done the alteration, right? So this is the function of restriction enzymes. तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे enzymes होते हैं, ठीक है? तो restriction enzyme का काम क्या होता है? To cut down the section for the alteration. तो हमने यहाँ पे restriction enzyme की help से यहाँ पे cut किया, इस portion को अलग कर दिया. ये सारी चीजें genetic engineering के अंदर आप लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, right? Now, what are plasmids and what are cosmids, right? Vector और plasmid, इसका क्या use है या ये क्या होते हैं? Suppose I think you all are also learn about the microbiology as you are 5th semester students, right? So if you learn about the microbiology, so I think you also learn about the resistance, or maybe you heard about the resistance. Nowadays many bacteria shows antibiotic resistance, right? They do not उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है एंटीबायोटिक से, राइट? आज के टाइम पे बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि जो भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, तो जब हम पेशेंट को, जब किसी पेशेंट को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रही है, क्योंकि बैक्टीरिया ने एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया है, राइट? And due to that resistance, the bacteria has no effect, right? That antibiotic has no effect on that particular bacteria. So how this resistance occurs? So this resistance occurs in two types, either naturally or either the artificial. तो naturally कैसे होता है? Naturally होता है vectors की help से, plasmids की help से. So these vectors and plasmids, what they do, they genetically modify the organism, right? So they play the same function. They also genetically modify the organism. What they do, if there are two bacteria, one is this and one is this, right? So this bacteria is already resistant. So what vector do? Vector will sit on this bacteria, right, and take out the resistance gene. Now this vector will again go to this another bacteria and will transmit the resistance gene to this bacteria also. Now this bacteria also got the resistance, right? क्या हुआ? ये एक बैक्टीरिया था, ये एक बैक्टीरिया था, ये पहले से रेजिस्टेंट था, राइट? अब वेक्टर ने क्या किया? इसके रेजिस्टेंस जीन्स लिए, फिर ये वेक्टर यहाँ गया और ये सारे रेजिस्टेंस जीन्स यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए और अब ये बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट हो गया. तो ये बेसिकली काम होता है वेक्टर्स का या प्लाज्मिड्स. So we will learn about this one by one. See, so plasmid is a genetic structure in the cell wall which can replicate independently from the chromosome, right? Versus what are the cosmids? It is a type of hybrid plasmid which contain the alpha phage sequences, right? Now, plasmids they are a type of cloning vector. They are the type of hybrid vector, right? They do not contain the cohesive end sites, but they contain the cohesive end sites, which allow the plasmid to be packed into virus particles, right? It can accommodate DNA piece. It can accommodate DNA piece up to the 15 kb base pairs, and it can accommodate up to 45 size fragments. It can done the transformation frequency is low of plasmids, but the transformation frequency of the cosmid is high. This is the transformation frequency, right? What are the examples? If I'm talking about the examples in your exams, right? If I'm asking you to write the examples of plasmid or cosmid, so you can write it down any one or two of the examples of the plasmids and the cosmids, right? Now let's move forward. So genetic engineering for the human welfare. So yes, genetic engineering also helps in the human welfare, right, students? How? As I've told you that with the help of the genetic engineering, we can produce the medicines, we can control the insects, right? Insect pest control, and we can use the genetic engineering microorganisms to control for the
दी पॉल्यूशन कंट्रोल। हम पॉल्यूशन कंट्रोल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम दवाइयाँ बना सकते हैं, हम वैक्सीन बना सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस genetic engineering, right? Now let's move forward. So then you will going to learn about the genetic disorders in this subject, the introduction to the medical genetics, how medical genetics works, structure of the DNA, RNA, as you have already learned about the common genetic diseases and the gene mutation. What is the meaning of mutation? See, in this picture, हमने इस picture में क्या देखा? ये एक DNA था। अब मैंने क्या किया? मैंने ये पोर्शन यहाँ से हटा के अलग कर दिया, तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, राइट? तो ये म्यूटेशन हो गई है उसकी। इसका मतलब होता है म्यूटेशन की अब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए, डीएनए में चेंज हो गया है, तो म्यूटेशन हो गई है, राइट? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कौन से कुछ कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे? तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द जीन बेस्ड सिंगल जीन। अगर एक सिंगल जीन में प्रॉब्लम आ जाती है, एक सिंगल जीन में कोई ऑल्टरेशन आ जाता है, तो कौन कौन से डिसीजेस हो सकते हैं? सिकल सेल डिसीज हो सकता है, सिस्टिक फिब्रोसिस, राइट, टे शेयर्स, मार्फन सिंड्रोम एंड पीकेडी। क्रोमोसोमल रिलेटेड मैंने आपको बताया था दैट वी हैव टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम and we have 22 pair of autosome. अगर किसी पर्सन में 22 की जगह 21 पेयर प्रेजेंट है या 22 की जगह 23 ऑटोसोम प्रेजेंट है, तो उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, राइट? तो सिमिलरली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड द टर्नर सिंड्रोम, राइट? इन सब में क्या होता है? या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा है या तो एक क्रोमोसोम कम है, राइट? मल्टीफैक्टोरियल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या कर सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हार्ट डिसीज हो सकता है, एल्जीमर डिसीज, डायबिटीज, कैंसर एंड द आर्थराइटिस। तो ये कंडीशंस भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है, राइट? नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप याद रखिएगा ये चारों बेस पेयर, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए में क्या फर्क है? साइटोसिन भी प्रेजेंट है आरएनए में, ग्वानिन भी प्रेजेंट है आरएनए और डीएनए में, एडेनिन भी प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए में, लेकिन डीएनए में थाइमिन है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा? यूरासिल, राइट? So in RNA, what is the difference? All these three base pairs are present, cytosine, guanine and adenosine, but in place of thymine in the structure of RNA, uracil is present, right? So this is the basic difference between the DNA and the RNA. Now, what is genetic mutation? What is genetic mutation? So this is the normal gene, right? अब मैंने क्या किया? With the help of the restriction enzyme और with the help of the vector और plasmid, मैंने mutations की। So see, ये एक structure था, ये DNA ऐसे था, लेकिन अब यहाँ पे mutations कर दी। So now you can observe this pink color spikes. तो अब यहाँ पे mutations हो गई. So this is the mutated gene and this is the normal gene, right? So from the normal gene we have a normal protein, and from the mutated gene we have the abnormal protein or also no protein, right? So this is the mutation. Now what your unit 4 will cover? In unit 4 you will going to learn about something about the Mendel. I think you all are heard about the scientist Mendel in your schools, right? They done the incomplete inheritance and the codominance. So what is incomplete inheritance and codominance? Let's see. This is the Mendel's work. मेंडल ने क्या किया था? पी प्लांट पे काम किया था। मेंडल डन द एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, दे डन द डाइहाइब्रिड क्रॉस, राइट? व्हाट दे डन, दे डन द क्रॉसिंग। उन्होंने क्रॉस की थी टॉल और डॉफ प्लांट्स, राइट, बिटवीन द कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी, राइट? उन्होंने क्रॉस किया था। अगेन उन्होंने ऐसे ही फिर प्लांट के बाद जब पी बन गया था, मटर का दाना बन गया था, तो उसके साथ में उन्होंने क्रॉस बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या कंडीशंस ली थी? राउंड और येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राइट? ये उनकी एक जनरेशन आई थी। तो उन्होंने क्रॉस किया था आर वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई के साथ, राइट? जिसमें उनकी ये सारी F2 जनरेशन आई थी। तो ये आप क्रॉस सारा
पढ़ेंगे कि कैसे क्रॉस करते हैं, कैसे स्क्वायर में क्रॉस हम बनाते हैं. So what is incomplete dominance and the co-dominance by the scientist Mendel? So this is the incomplete dominance. हमने एक रेड रोज लिया कैपिटल आर, एक व्हाइट रोज लिया स्मॉल आर. जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जो रेड कलर है उसने तो डोमिनेट किया, लेकिन व्हाइट कलर ठीक से डोमिनेट नहीं कर पाया खुद को और एक पिंक कलर बन गया. राइट, कैपिटल आर स्मॉल आर. ना रेड कलर पूरी तरह खुद को डोमिनेट कर पाया है, ना व्हाइट कलर खुद को पूरी तरह डोमिनेट कर पाया है. तो ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट दिस पी प्लांट और दिस रोज प्लांट और मेंटल एक्सपेरिमेंट? बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस Mendelism, dominance and co-dominance, so that you can relate it with the human disorders, right? पहले आप इसको समझेंगे तो आप ह्यूमन डिसऑर्डर्स के साथ इसको कोरिलेट कर पाएंगे. सिमिलरली अगर ये दो ह्यूमंस हैं और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एक्स और कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, राइट, फिर उसका आप क्रॉस कैसे बनाएंगे, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है. तो पहले आप ये समझे कि कैसे इस यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ है. ना रेड कलर खुद को डोमिनेट कर पाया है, ना व्हाइट कलर डोमिनेट करवाया है. they both showing the incomplete dominance, and that is why the generation is pink. There will be the pink color outcome. Similarly आप कोरिलेट कर सकते हैं. सपोज अगर हमारे पेरेंट्स का आई कलर ब्लैक है तो चाइल्ड का भी आई कलर ब्लैक ही होता है. या हमारे एक पेरेंट का आई कलर ब्राउन है और हमारे एक पेरेंट का आई कलर ब्लैक है, तो वहाँ पे आप डोमिनेंस देखेंगे कि किसका डोमिनेंस आया है. अब चाइल्ड में ब्लैक आईज होगी या ब्लू या ब्राउन आईज होगी, या कितने चांसेस हैं ब्लैक आने के और ब्राउन आने के, राइट? तो सिमिलरली यू कैन कोरिलेट. यहाँ पे को डोमिनेंस हुआ है. व्हाट इज को डोमिनेंस? They both dominate equally. So when we cross RR with small r, red and white, so what is the result? Half petals are red and half petals are white. आधे रेड आए हैं पेटल्स, आधे व्हाइट आए हैं. तो यहाँ पे को डोमिनेंस हुआ है. इसने भी खुद को डोमिनेट किया है और इसने भी खुद को डोमिनेट किया है. तो सिमिलरली अब आप इसको ह्यूमंस में अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के साथ डोमिनेंट होते हैं या को डोमिनेंस होते हैं. राइट, हमारा स्किन कलर, हमारा आई कलर, हमारा हेयर कलर, तो ये सारी चीजें हमारे पेरेंट्स से कैसे हम तक आती है, कैसे जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट योर जेनेटिक ओवरव्यू, राइट? एंड the detailed lecture videos and notes are already available on your LMS.